वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल प्रोविजन पर। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइन एंड एंगल, जिससे एक ज्योमेट्री स्टार्ट होती है। आज जो हमारा टॉपिक है, और अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ज्योमेट्री पूछी जाती है तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। तो आज हम इस टॉपिक को बड़ा ही आसान और अच्छे तरीके से सीखेंगे, जैसे आने वाले समय में जो भी एग्जाम है फिर हमारे कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहेंगे। तो देरी न करते अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज एक टॉपिक आपका उंगली पर हो जाएगा, इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा टाइप क्या है, हमारा कंसेप्ट क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्या है, तो ये आप कहेंगे कि भैया ये क्या है। आप कहेंगे कि एक बिंदु है, तो हम बिंदु से ही चलेंगे। ठीक है, और कोण तक जा गए, कहां तक जाएंगे, कोण तक जाएंगे, बिल्कुल इसके एंगल तक जाएंगे और कंप्लीट हम बेसिक टू एडवांस लेवल्स का सीख लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी आने वाले समय में इस वीडियो का लाभ ले सकें और एक भी उनका क्वेश्चन गलत ना हो। तो चलिए बात करते हैं, ये क्या है। ये है बिंदु, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, चलिए तो इसकी विमा क्या होती है, ये एक प्रश्न पूछा गया है कि एक बिंदु है और बिंदु की विमा कितनी होती है। तो बिंदु की जो विमा होती है, आप कहेंगे भैया ये होता है जीरो डायमेंशनल। अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि बिंदु की कोई भी विमा नहीं होती है, तो ये जीरो डायमेंशनल होता है। ठीक है, ये हमारी पहली पॉइंट था, हमने मान लिया। अगर हम दूसरी बात करें कि भैया एक बिंदु है हमारे पास, उससे हम कितनी रेखाएं गुजार सकते हैं। हमारे पास एक बिंदु है तो उससे हम कितनी रेखाएं गुजार सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो कितनी रेखा गुजार सकते हैं। तो हम इस बिंदु से, अगर मैं बात करूं कि इस बिंदु से अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। ठीक है, अगर ये हमारे पास कोई बिंदु है तो इससे हम कितनी रेखाएं गुजार सकते हैं। हम इस बिंदु से अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। तो एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजार सकते हैं, आप लिखेंगे अनंत रेखा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। आप कहेंगे भैया बिल्कुल समझ में आ गई है कि बिंदु क्या होता है, जीरो डायमेंशनल होती है, उसकी कोई विमा नहीं होती है, और एक बिंदु से कितने रेखाएं गुजार सकते हैं, हम अनंत रेखाएं गुजार सकते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम आगे बात करें, ठीक है, एक पॉइंट और लेते हैं कि दो पॉइंट हैं पी और क्यू। ठीक है, तो इनसे कितनी रेखाएं गुजार जा सकती हैं। तो दो पॉइंट हैं पी और क्यू, तो इनसे कितनी रेखा गुजार जा सकती हैं। मैंने रेखा गुजार के दिखा दिया आपको, केवल एक रेखा है। तो आप लिखेंगे कि दो बिंदुओं से, ठीक है, दो बिंदु से कितनी रेखाएं, केवल एक। तो दो बिंदु से कितनी रेखा गुजार सकते हैं आप, केवल एक रेखा गुजार सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। अगर आपके ऐसा बोल दिया जाए कि आपके पास पॉइंट है, एक पॉइंट पी, ठीक है, एक पॉइंट क्यू और एक पॉइंट है आर, और ये एक रेखा पर स्थित है। ठीक है, किस पर स्थित है, आप कहेंगे कि ये एक रेखा पर स्थित है। ये एक रेखा पर स्थित है। ठीक है, चलो मान लिया कि हमने एक रेखा पर स्थित है ये तीन पॉइंट पी क्यू आर। तो अगर हम बात करें कि एक तीन बिंदु हैं पी क्यू आर, एक रेखा से गुजर रहे हैं, तो ये बिंदु क्या होंगे। तो आप कहेंगे बिंदु पी, बिंदु क्यू और बिंदु आर, ये क्या होंगे, ये होंगे संरेखीय। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोलिनियर। ठीक, तो हम ये भी कह सकते हैं कि एक बिंदु से तीन बिंदु से कितनी रेखा गुजारी जा सकते हैं, तीन बिंदु से केवल एक रेखा गुजारी जा सकती है। या तो ये कह दीजिए, ये भी तो हम कह सकते हैं इसमें कि तीन बिंदुओं से, किससे, तीन बिंदु से कितनी रेखा, केवल एक रेखा। ठीक है, जब वे क्या हो, जब वे कोलिनियर हो। बात समझ में आ गई, कहेंगे भैया बिल्कुल समझ में आ गई। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि अगर संरेखीय ना हो तब क्या हो, असंरेखीय हो।
आपके मन में सवाल आया होगा तुरंत, ठीक है, इतना तो आता है। तो अगर एक बिंदु ये है ए, एक बिंदु ये है बी और एक बिंदु ये है सी, ठीक है, ये कोलिनियर नहीं है, तो ये कोलिनियर नहीं है तो क्या होगा, ये असंरेख हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप एक चीज देख रहे होंगे कि दो बिंदु, वो चाहे ए और सी हो, ए और बी हो, सी और बी हो, वे क्या होंगे, सदैव संरेखीय होंगे। तो दो बिंदु से निकलने वाली रेखा या दो बिंदु, ठीक है, एक ही रेखा पर अगर दो बिंदु है, आप ऐसे बोले तो दो बिंदु सदैव क्या होंगे, संरेखीय होंगे। वे क्या होंगे, सदैव संरेखीय मतलब कोलिनियर होंगे, ठीक है। जो मैं आपको यहाँ पर थ्योरी में बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही कि दो तीन बिंदु असंरेखीय हैं, तो बताओ कि कौन से दो बिंदु संरेखीय होंगे, ऐसे पूछ लेगा। या फिर पूछ लेगा कि तीन बिंदु असंरेखीय हैं, तो बताओ इनमें क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो लिख देगा वहां पर कि दो बिंदु सदैव संरेखीय होंगे, तो आपको सीधा वो क्लिक कर देना है, ठीक है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर मैं एक रेखा में नहीं है तो ये संरेखीय होगी, ये बात कर ली, संरेखीय की बात कर ली। अब आप बात करेंगे, भैया आप बहुत देर से बोल रहे हो रेखा रेखा रेखा, लेकिन ये रेखा होती क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये वो अमिताभ बच्चन वाली रेखा नहीं है, ठीक है। तो रेखा के बारे में बात करते हैं। रेखा लाइन है, रेखा लाइन, ठीक है, क्या है, देखो ये एक रेखा है। आप कहेंगे भैया वो तो हमें भी दिख रही है, इसमें नई बात क्या है, मैं बताऊंगा। देखो जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो, इसका कोई यहां पर एंड पॉइंट नहीं है, नो एंड पॉइंट, ठीक है, ये इधर कहीं भी जा सकती है, और इसका इधर भी कोई एंड पॉइंट ना हो, कोई अंत ना हो, ठीक है, कोई अंत नहीं, तो ये क्या कहलाती है, ये एक रेखा कहलाती है। जैसे मान लिया कि इस बिंदु पर, इस रेखा पर दो बिंदु हैं पी और क्यू, पी और क्यू, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा, उसको लिखने का तरीका ये होगा कि ये क्या है, ये कोई बिंदु है पी और क्यू, ये क्या है, रेखा, तो इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो इस प्रकार आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो रेखा क्या है, रेखा वह एक सीधी लाइन है जिसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है, वो क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है, ठीक है। चलिए, तो अब आपके समझ में आया होगा, ठीक है, रेखा कहलाते हैं। अगला पॉइंट है रेखाखंड, आपने इसका भी नाम सुना होगा, लाइन सेगमेंट का भी, रेखाखंड। तो आपके अगले मन में प्रश्न है कि ये भैया रेखाखंड क्या होता है, लाइन सेगमेंट, ठीक है, रेखाखंड क्या होता है, तो मैं बताऊं अगर रेखाखंड क्या होता है। जैसे कि लाइन है जिसके बिंदु क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है, मतलब ये यहां से चली और यहां तक है, ये बिंदु क्या है, निश्चित है, फिक्स है, फिक्स पॉइंट, ये क्या है, ये फिक्स पॉइंट है। तो जिस रेखा के जो बिंदु होते हैं फिक्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। अगर हम बोलें कि यहाँ पर क्या है कि एक बिंदु फिक्स पी है और यहाँ पर ये क्यू है, ये दो बिंदु हैं फिक्स पी और क्यू एक लाइन पर, तो ये क्या कहलाएगी हमारी, जो ये कहलाएगी, ये कहलाएगी लाइन सेगमेंट, इसे ही हम कहते हैं रेखा खंड कहते हैं, ठीक है, समझ में आए ना। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, रेखा होगी, रेखा खंड भी हो गया। तो अब किरण क्या होती है, एक किरण शाहरुख खान वाली किरण नहीं है, ठीक है, अब ज्योमेट्री में पढ़ रहे हो इसको ध्यान से पढ़ो, वरना बहुत प्रॉब्लम कर जाएगी किरण आपको। जैसे शाहरुख खान को तो मरवा दिया था, आपको कहाँ से मरवा मरवा नहीं देगी भैया, ऐसा नहीं होगा, ये आपको क्या कर देगी, सिलेक्शन से बाहर निकाल देगी, बस इतना करेगी, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ते रहिए, चलिए ज्यादा नहीं बोलते कुछ। अब रेखा क्या होती है, रेखा क्या होती है, रेखा होती है जिसका कोई एक अंत बिंदु हो, कोई एक एंड पॉइंट, मतलब क्या हो, एक एंड पॉइंट, मतलब अगर ये यहां से स्टार्ट हुई और ये इधर बढ़ती जा रही है, लेकिन इधर इसका कोई अंत नहीं है, इधर ये बढ़ती जा रही, ठीक है, तो उसको कह लेंगे हम क्या, किरण, इसको बोलते हैं रे, ओ सॉरी किरण, रे। तो आपकी समझ में आ गया किरण क्या है, रेखा क्या है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं है, रेखा खंड क्या है जिसके फिक्स बिंदु होते हैं, किरण क्या होती है जिसके एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरा उसका फिक्स नहीं होता है, उसको कहते हैं हम किरण, ठीक है। अब हम बात करते हैं समांतर की, समांतर रेखा आपने सुना होगा नाम, दो रेखाएं समांतर हैं,
ठीक है, तो समांतर रेखा क्या होती है? जैसे आपके पास दो रेखाएं हैं, अगर हम बात करें कि मैं ले लेता हूँ यहाँ से, एक तो ये हो गई, इसको थोड़ा हम क्या कर लेते हैं, थिकनेस बढ़ा लेते हैं इसकी। ठीक है, थिकनेस बढ़ा लेते हैं इसकी थोड़ी सी। ठीक है, इतना कर लेते हैं। और एक रेखा क्या हो गई, यार ये बार बार थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी क्या, ये है। ठीक है, चलिए, तो अब क्या होगा, अगर दो रेखाएं हैं समांतर तो उनके जो बीच की डिस्टेंस होगी, जो ये डी है, ये क्या होगी, वो सदैव क्या होगी, वो बराबर होगी। ठीक है, बीच की दूरी क्या होगी, सदैव बराबर। और ये दोनों समांतर हैं तो ये ऐसे ही समांतर चलती रहेंगी, ये आपस में कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, अनंत तक चली जाएंगी लेकिन ये आपस में नहीं मिलेगी। ये होती है समांतर रेखाएं। चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, ये तो दो रेखाएं समांतर है नॉर्मल, लेकिन आप किसे कहते हैं, एक रेखा है, ठीक है, और उस पे क्या है, उस पे ऐसे दो तिरछी रेखाएं हैं। ठीक है, और ये समांतर हैं। अगर हम इनको बोल देते हैं, ये क्या होगी, ये है ए बी और ये है सी डी। ए बी क्या है, पैरेलल है इसके सी डी। ठीक है, ये आपसे बोल दिया जाए तो क्या होगा, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, वो बराबर होगी। लेकिन यहाँ पर एक बात है जो मेन पॉइंट है समझने का, वो तो आपने पिछली वो बात में भी समझ लिया कि ठीक है, बिंदु बराबर, वहाँ पॉइंट बराबर हैं तो समांतर हैं तो आपस में क्या होगी, दूरी बराबर होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो ये एंगल है और ये एंगल है, ये दोनों क्या होंगे आपस में, यहाँ पर बराबर होते हैं। ठीक है, अगर समांतर हैं, ठीक है, समान अंतर, ठीक है, समांतर की संधि छेद हो गई, तो वहां पर क्या होगा, ये बात बस आपको यहाँ पर याद रखनी है क्या, ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर ये एंगल 30 है तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर 30 ही होगा। अगर ये 60 है तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। ठीक है, चलिए, अब एक बात और रह गई इसमें आपको बताने की, क्या, कि आपने लाइन बताई, लाइन क्या है, तो लाइन क्या है, ये एक विमीय है, इसकी विमा कितनी होती है, एक होती है, एक विमीय। इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल। ठीक है, हमने जीरो डायमेंशनल पढ़ लिया, हमने वन डायमेंशनल पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं टू डायमेंशनल की, कि टू डायमेंशनल क्या होती है, जिसकी दो विमाएं होती है। अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आई है और यहाँ तक आप देख रहे हैं वीडियो को, तो एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं टू डायमेंशनल की। टू डायमेंशनल क्या होती है, द्विविमीय। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं द्विविमीय। द्विविमीय क्या है, द्विविमीय है कि, देखो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको कि ये कोई पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से दो रेखाएं खींची गई है और उनके बीच में जो झुकाव आता है, ठीक है, ये आता है थीटा, या फिर हम इसको बोलते हैं ओ, ये बोलते हैं बी, और ये बोलते हैं ए। इसे ही हम क्या कहते हैं, द्विमीय कहते हैं। एंगल तो एंगल क्या हो जाएगा, बी ओ ए हो जाएगा। ठीक है, इसको हम थीटा भी बोल सकते हैं। तो एक पॉइंट से, ठीक है, दो रेखाएं गुजरती हैं और उनके बीच जो झुकाव बनता है उसे हम कहते हैं द्विमीय। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, ये द्विमीय हो गया। आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं किस पर, कोण के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे, तो हम बात करेंगे किसके बारे में, कोण के बारे में, कि टाइप्स ऑफ एंगल क्या है। ठीक है, यह है कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार।
चलिए, अगर हम बात करें, ये कोई पॉइंट है, यहाँ से एक रेखा ये जा रही है, ठीक है, और एक रेखा ये जा रही है, और यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये एक रेखा, ठीक है। तो अब हम आगे बनाते हैं दूसरा, एक साथ मैं आपको समझा दूंगा। ये एक रेखा है, ठीक है, ये एक रेखा है, और एक यहाँ पर ले लेते हैं, ये एक रेखा है, और ये एक रेखा, ठीक है। चलो, अब इनका नामकरण कर देते हैं एक बार जल्दी से। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पर है ए, ये है बी, और ये है ओ, ठीक है, ये होगा थीटा, ये हो गया कितना, और ये कितना हो गया, उसको लिख सकते हैं ए ओ और बी। चलिए, पहले हम तीन के बारे में समझते हैं। देखो, अगर थीटा क्या है, जो थीटा की वैल्यू है वो थीटा है किससे, लेस देन 90। अगर ये 90 डिग्री से छोटा है, थीटा क्या है, 90 डिग्री से छोटा है, तो इसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यून कोण। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तो क्या हो गया, न्यून कोण हो गया, ठीक है। अगर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री हो गया, अगर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री हो गई, तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी आपका समकोण, ठीक है, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, ये हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से तो बड़ी और 180 डिग्री से हो जाए छोटी, क्या हो जाए कि 90 डिग्री से तो हो जाए बड़ी और 180 डिग्री से हो जाए छोटी, तो इसको हम बोलते हैं अधिक कोण, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, कि भैया ये कहलाएगा अधिक कोण। तो उम्मीद करता हूँ ये तीनों कोण आपके समझ में आ गए होंगे कि एक्यूट एंगल क्या होता है, कि अगर आप थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम रखते हैं तो वो होता है न्यून कोण, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है तो होता है समकोण त्रिभुज, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से तो बड़ी है लेकिन 180 डिग्री से छोटी है तो वो कहलाता है अधिक कोण, जिसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। चलिए, आगे बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि आपके पास क्या है, एक रेखा है, ये एक रेखा है, और इस पे क्या है, इस पे ये लंब है, ठीक है, ये आ गया। अब हम बात करते हैं, आपके पास एक ये रेखा है, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो ये बिंदु है इस पर ए, ये है ओ, और ये है बी। यहां पर लेते हैं ए, ये है ओ, और ये है बी, ठीक है, यहाँ पर ए और बी ले लेते हैं। तो चलिए, इसे हम बोलते हैं क्या, देखो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर ये लंबवत है, तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, ये होगा 180 डिग्री। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं रिजु कोण, ठीक है। अगर अभी तक आपने इसके बारे में नहीं जाना था तो इसे जान लीजिए कि रिजु कोण का मान कितना होता है। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछा गया है कि रिजु कोण का जो मान होता है वो कितना होता है, तो रिजु कोण का मान होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो एंगल ए ओ बी का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अगर इंग्लिश में बोले तो रिजु कोण को तो होता है स्ट्रेट एंगल, STARIGST, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल होता है रिजु कोण, रिजु कोण का मान होता है 180 डिग्री। अच्छा, ठीक है, ये बारे अगर हम, ये बताओ मुझे कि अगर मैं इस बारे में बात करूं, ये क्या है, ठीक है, ये एक एंगल है, ये क्या है, तो आप कहेंगे कि भैया पूरा एंगल कितना होता है, पूरा एंगल होता है 360 डिग्री, ठीक है। ये अगर थीटा है
तो ये क्या होगा इसका, आप कहेंगे कि भैया इसका होगा प्रतिवर्ती कोण, मतलब ये क्या होगा, वृत्त कोण। अगर ये अंतःकोण है, अगर ये थीटा अंतःकोण है, तो ये ए ओ बी ये क्या हो गया, आप कहेंगे ये हो गया भैया बाह्य कोण। ठीक है, ये क्या होगा, बाह्य कोण, या फिर इसको हम बोल सकते हैं प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण होता है कि भैया ये होगा 180 डिग्री से तो होगा बड़ा। ठीक, और क्या होगा, ए ओ बी या फिर थीटा वन लिख सकते हैं इसको, कुछ भी। ठीक है, और ये क्या होगा, 360 डिग्री से होगा छोटा। तो ये चीज समझने की थी इसमें कि ये क्या है, कि ये 180 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा 360 डिग्री से छोटा होगा। इसको बोलते हैं हम बाह्य कोण। ऋजु कोण क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है जिसका मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। अभी तक हमने क्या सीखा, देखो टाइप ऑफ एंगल सीखे हमने। यहाँ पर क्या सीखा, टाइप ऑफ एंगल में एक्यूट एंगल न्यून कोण के बारे में सीखा, समकोण के बारे में सीखा, ऑब्ट्यूज एंगल के बारे में सीखा। फिर हमने सीखा किसके बारे में, ऋजु कोण के बारे में जो 180 डिग्री होता है। फिर हमने सीखा बाह्य कोण के बारे में। उम्मीद करता हूँ इतना आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अगर हम बात करते हैं कंप्लीट एंगल कितना होता है। अभी हमने बताया कंप्लीट एंगल कितना होता है, तो मैं यही लिख देता हूँ कि कंप्लीट एंगल कितना होता है। ठीक है, ये अलग अलग है, तो कंप्लीट एंगल कितना होता है, कंप्लीट एंगल किसको, इसको बोलते हैं हम संपूर्ण कोण। तो किसे क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं संपूर्ण कोण। तो संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, आप कहेंगे भैया संपूर्ण कोण होता है जो कितने डिग्री का होता है, वो होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो संपूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। चलिए आगे हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पूरक कोण। तो आप बताएंगे कि पूरक कोण क्या होता है, आप बोलेंगे भैया हमको नहीं पता, आप बताओ। तो अगर मैं आपको कहूं कि पूरक कोण वह होता है जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। ठीक है, आप क्या कहेंगे, भैया ठीक है आपने बताया तो ठीक ही होगा, हमको तो पता नहीं। तो लिख लीजिए कि थीटा वन और थीटा टू जहां दो कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री होता है, वो एक दूसरे क्या होते हैं, पूरक कहलाते हैं उनको। तो उनका क्या मान होता है, उन्हें कहते हैं हम पूरक कोण। ठीक है, अगर हम बात करें संपूरक की, संपूरक क्या होते हैं, ये होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। संपूरक क्या होते हैं, संपूरक होते हैं जहां दोनों कोणों का मान कितना होता है, थीटा वन और थीटा टू का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं संपूरक कोण। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है थीटा वन प्लस थीटा टू, दो कोणों का योग होता है 90 डिग्री। और संपूरक कोण होते हैं जहां थीटा वन और थीटा टू एक दूसरे का कोण का मान कितना होता है, वो होता है संपूरक कोण। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल, इसको हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। अब इसकी इंग्लिश में ही सीख पाया है, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में आसन्न कोण, आसन्न कोण। जैसे, तो मैं कहूँ, अगर कहूँ कि ये क्या है, ठीक है ये पॉइंट है, और यहाँ से लाइन निकाल देते, ये हो गया। ओके, मान ले कि ये दो बिंदु की कोई क्या है, उभयनिष्ठ रेखा है। ये क्या है, दो रेखा क्या है, ये उभयनिष्ठ रेखा है। ठीक है, यहाँ पर बिंदु क्या है, यहाँ पर बिंदु बी है, यहाँ पर बिंदु ए है, और यहाँ पर बिंदु ये क्या है, ये ओ है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, यहाँ पर ये है थीटा वन, और ये क्या होगा, ये है थीटा टू। तो एंगल कितना होगा, इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर सी। तो एंगल बी और सी, तो आप कहेंगे एंगल बी और सी, और एंगल ए ओ सी, तो ये क्या है, ये कहेंगे कि भैया ये है एडजेसेंट एंगल, मतलब ये क्या है, ये आसन्न कोण है। ठीक है, एंगल बी ओ सी और एंगल ए ओ सी, ठीक है, ये क्या है, थीटा वन और थीटा टू, ये एक दूसरे क्या है, आसन्न कोण है। उम्मीद करता हूं इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए
चलिए अब बात करते हैं हम लीनियर पेयर के बारे में कि लीनियर पेयर क्या होता है। ठीक है, मतलब लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं। अगर हम बात करें लीनियर पेयर एंगल के बारे में, तो इसको हम बोलते हैं रैखिक कोण युग्म। ठीक है, रैखिक कोण युग्म इसको बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन है, जैसे आपके पास ये कोई स्ट्रेट लाइन है और इससे क्या हो कि बहुत सारे लाइन निकाली जाए। ठीक है, ये हो गई, यहाँ से हो गई, ये हो गई। ठीक है, ये हो जाए, तो ये सब क्या होंगे, जो ये एंगल बनेंगे, जैसे ये एंगल हो गया थीटा 1। ठीक है, 1, इसको हम बोलते हैं थीटा 2, ये 3, ये कितना हो गया 4, ये हो गया 5, और ये होगा एंगल 6। ठीक है, तो ये एक रेखा पर है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो इन सभी एंगल का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे कि भैया हम अभी पढ़ कर रहे हैं स्ट्रेट एंगल पर जो भी, सॉरी स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल बनते हैं वो बनते हैं कितना 180 डिग्री। तो आप यहाँ पर कहेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, तो इन सब का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया इन सब का मान कितना हो जाएगा, होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं आपसे एग्जाम्पल का हूँ कि एग्जाम्पल है आपके सामने कि एंगल 1 का मान कितना है, एंगल 1 40 है, एंगल 2 45 है, एंगल 3 30 डिग्री है। ठीक है, एंगल 4 20 है, एंगल 5 कितना है आपको ज्ञात करना है, और एंगल 6 का मान आपको दे दिया जाए कितना, एंगल 6 का मान आपको दे दिया जाए 35। तो बताओ कितना होगा। तो आप कहेंगे भैया ठीक है, इन सब का मान 180 डिग्री होना चाहिए, तो हम जोड़ लेते हैं। ये कितना होगा 40 और 30 70, और ये कितना होगा 20 90, और ये कितना हो जाएगा 90 10 100, और 40 और 30 कितना होगा 170। तो इनका योग कितना हुआ, ये होगा 170 डिग्री। तो एंगल 5 का मान कितना हो जाएगा, आप कहेंगे भैया 180 में से 1 कितना घटा दो, 180 में से 170 घटा दो आप, तो बच जाएगा एंगल 5 का मान। तो एंगल 5 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। चलिए, तो यहाँ पर हम इस क्लास को समाप्त करते हैं, और इसका जो बचा हुआ टॉपिक है वो अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।